अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे। और आज मैं आपके साथ हार्टलेस का थर्ड पार्ट शेयर करने वाली हूँ। और मैं पहले ही बता दूँ कि ये स्टोरी टॉक्सिक और सैड और इसमें थोड़ा-सा साइको वांगजी आपको देखने को मिलेगा। तो जिन लोगों को ऐसी स्टोरी पसंद नहीं है वो प्लीज़ यहाँ से ही वापस चले जाएँ, क्योंकि बहुत कम ही लोग देखते हैं। तो वही देखें जिनको पसंद है, और नहीं पसंद है तो प्लीज़ साइड हो जाएँ। और इसमें कोई भी कॉमेडी, कोई भी फ़न नहीं मिलने वाला आपको। और जिन लोगों को स्टोरी पसंद आए तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, ना पसंद आए तो हेट कमेंट तो मत ही कीजिएगा, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा दुःख होता है मुझे। और जिन लोगों के लिए मैंने बनाई थी वो भी बहुत बेवफ़ा हैं, जो कि सुनते ही नहीं हैं। चलो, आप शुरू किया है तो एंड भी करूँगी, और मैं इसको पूरे दिल से निभाऊँगी, चाहे एक बंदा भी सुने या चाहे कोई भी ना सुने। तो चलें हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। विंग जो कि अपनी शर्ट का भी बटन ही खोल रहा था एकदम जैसे आहट होने पर उसने पीछे मुड़ के ही देखा था, और वो तो शॉक रह गया था। ये कौन था जो एकदम से चेंजिंग रूम में आ गया था, और वो पूरा का पूरा तो नशे में डूबा ही हुआ था। उसकी लड़खड़ाती चाल और उसकी बहकी बहकी आंखें देखकर विंग को अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो रहा था कि वो बिल्कुल होश में नहीं है, और ना ही कोई उसके इरादे अच्छे हैं। उसने जल्दी से अपना वो खोला हुआ एक बटन भी बंद कर लिया था, और अब वो उस आदमी की तरफ देख रहा था। एक्सक्यूज़ मी सर, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ये चेंजिंग रूम है, आप शायद गलत जगह पे आ गए हैं। और वो आदमी जो कि आप अपना विस्की का गिलास पकड़े आहिस्ता आहिस्ता चलता उसके करीब ही आ रहा था। मैं बिल्कुल गलत जगह पे नहीं पहुँचा, मैं एकदम सही जगह पे हूँ, जहाँ मुझे होना चाहिए, तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ। वो आदमी जो क्या आगे बढ़ता जा रहा था, और विंग जो क्या पीछे पीछे होता जा रहा था। सर, ये आप क्या कह रहे हैं? आप होश में नहीं हैं। आप प्लीज़ जाएं यहाँ से। और आप यहाँ पे आ कैसे गए? विंग को अच्छे तरीके से याद था कि उसने दरवाज़ा लॉक किया था अंदर से। फिर ये आदमी अंदर कैसे आ गया? उसे हैरानी हो रही थी। हाँ, मैं नहीं जाऊँगा लड़के, बिल्कुल नहीं जाऊँगा जब तक मुझे वो नहीं मिल जाता जो मैं लेने के लिए आया हूँ। सर, यहाँ पे आपके मतलब की कोई चीज़ नहीं है। अरे है ना, तुम हो ना। वो आदमी जो कि बिल्कुल अब विंग के करीब ही पहुंच चुका था, और विंग तो जैसे अब दीवार के साथ ही लग चुका था। उसके इधर या उधर होने का अब कोई भी रास्ता नहीं था। वो अब आदमी की तरफ देख रहा था, लेकिन वो डर या कांप नहीं रहा था, बल्कि वो पूरी तरह सीरियस था। और उसे पता था ये आदमी, इसके इरादे बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। सर, आप साइड हटें, मुझे जाना है यहाँ से। उसने आदमी को धक्का देने की कोशिश की थी, लेकिन उस आदमी ने तो एकदम से अपने एक हाथ से जैसे विंग को दीवार के साथ ही लगा दिया था। ऐसे कैसे जाने दूँ तुम्हें? तुम्हारे साथ रात गुजारनी है मुझे, हो तुम यहाँ पे हो ही क्यों? हम जैसे लोगों को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए ना, हमें खुश करने के लिए तो करो। मैं ऐसा वैसा कोई काम नहीं करता, और ना ही मैं करूँगा। दफ़ा हो जाओ यहाँ से। मैं बहुत ज़्यादा इज़्ज़त से बात कर रहा हूँ, क्योंकि तुम यहाँ के कस्टमर हो। हाँ, तो मैं कस्टमर हूँ ना, तो फिर सर्विस दो मुझे, जो मैं चाहता हूँ दो मुझे। और देखो, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बिल्कुल तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा। मैं जानता हूँ ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम होगा, और बहुत ही कोई बुरे लोग हैं जिन्होंने तुम्हें ऐसे ही छोड़ दिया। भला तुम्हारे जैसी चीज़ कोई छोड़ने वाली है? वो आदमी जो कि आप बोले जा रहा था, और अफ़ीम को गुस्सा ही आने लगा। सर, प्लीज़ साइड हो जाएँ, मुझे मेरे घर जाना है, और आप कहीं और जाके अपने पागल दिमाग का इलाज करवाएँ, वही आपके लिए बेहतर होगा। मुझे जाने दें। विंग ने फिर से हटना चाहा था, लेकिन अब की बार उस आदमी ने दोबारा से उसका जैसे हाथ ही पकड़ लिया, और विंग ने अब अपना हाथ जुड़ा के उस आदमी के फेस पर एकदम ज़ोर से स्लैप किया था। और वो नशे में डूबा हुआ इंसान तो जाके सोफे पे जा गिरा था, और उसके हाथ में जो ग्लास था वो अब नीचे गिर के टूट ही चुका था। तुम्हारी इतनी हिम्मत! 2 टके के लड़के, तुम समझते क्या हो अपने आप को? बोलो, क्या ही समझते हो? वो आदमी एकदम से उठ बैठा था, और उसने जैसे विंग को अब उसके कॉलर से ही पकड़ लिया था। विंग जो क्या पहली दफ़ा डर ही गया था, जो इतने नशे में होके और थप्पड़ खा के गिरने के बाद एकदम से उठ सकता था, वो कोई कमज़ोर आदमी तो नहीं होगा। और विंग को अब उससे डर लग रहा था। सर, प्लीज़ मुझे जाने दें यहाँ से। ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़ दें मुझे।
उसने अपना कॉलर छुड़ाना चाहा था, लेकिन वो आदमी अब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका था और रही सही कसर तो विंग के थप्पड़ ने पूरी कर दी थी। तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा लड़के, मैं तुमसे प्यार से बात कर रहा था, मैं चाहता था सब प्यार प्यार से हो जाए, लेकिन तुम्हें प्यार या इज्जत रास ही नहीं आती। तो ठीक है, आप मरो, और जो मैं करना चाहता हूँ वो तो मैं कर ही रहूँगा। उसने विंग को एकदम से जैसे सोफे पे धक्का दे दिया था और अपना कोट उतार के जैसे वो उसके ऊपर ही आने लगा था। विंग ने उसे किक किया था, लेकिन वो दोबारा से अब उसके ऊपर ही आ चुका था। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। वो विंग के ऊपर आ गया था और उसने जैसे विंग के दोनों बाजुओं से उसे पकड़ ही लिया था, और अब वो ज़बरदस्ती जैसे उसकी शर्ट ही उतार रहा था और विंग को अब रोना ही आ रहा था। वो ऊंची ऊंची आवाज़ से चिल्लाना शुरू हो गया, प्लीज़ हेल्प मी, कोई है, कोई है सर, प्लीज़ मेरी हेल्प करें, देखें क्या हो रहा है मेरे साथ। वो ऊंची ऊंची आवाज़ से चिल्ला रहा था, लेकिन कौन ही था जो कि इसकी हेल्प करने आता। क्या नीमिंग जू जो यहाँ पे था नहीं, या वो वैन चाओ जिसने खुद ही इस आदमी को यहाँ पे भेजा था, कौन ही आता उसकी हेल्प करने को। कोई भी नहीं तो आ रहा था ना। और वो आदमी जैसे आप हम भूखे भेड़ियों की तरह विंग को काटने शुरू हो गया था, और विंग जिससे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, उसने सोच लिया था कुछ भी हो जाए वो ऐसे हार नहीं मानेगा, वो मर जाएगा या इसको मार डालेगा, लेकिन अपने साथ कुछ गलत नहीं होने देगा। उसने बहुत मुश्किल से अपना एक हाथ आज़ाद करवाया था और उसका हाथ सोफे के साथ ही पड़े टेबल के ऊपर जा लगा था, और वहाँ पे कुछ था। हाँ, वो एक फ्लावर पॉट ही था जो कि पत्थर का ही बना हुआ था, और विंग ने उसे पकड़ने में कोई भी देर नहीं लगाई और उसे एकदम से उस आदमी के सर पे मार दिया था। हाँ, और एकदम शदीद हमले से वो तो जैसे लड़खड़ा के पीछे ही गिर चुका था, और वो अपना सर पकड़ के बैठ गया था, और विंग अब उसे गुस्से से देख रहा था। अगर दोबारा मेरे करीब आए तो मैं सच में जान ले लूँगा तुम्हारी। मुझे कमज़ोर समझने की गलती मत करना, बिल्कुल मत करना। मैं ओमेगा ज़रूर हूँ, लेकिन कमज़ोर नहीं हूँ, समझे तुम? और ना ही किसी और के साथ ये घटिया काम करने का सोचना, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। विंग ने अब वो पॉट वहीं पे फेंक दिया था, और अब वो जाने ही वाला था। उसे दरवाज़ा खोल के अब यहाँ से बाहर जाना था, ताकि वो वेंचा को बता सके कि क्या ही हुआ था उसके साथ। लेकिन इससे पहले कि वो दरवाज़ा खोलता, वही फ्लावर पॉट अब पीछे से उसके सर पे भी लग चुका था, और विंग जो कि अब अपना सर पकड़ के गिरता ही जा रहा था, और थोड़ी देर के बाद तो जैसे वो बेहोश ही होने वाला था। लेकिन वो ऐसे बेहोश नहीं हो सकता, उसे होश में रहना था, चाहे उसे कितना ज़्यादा दर्द हो। वो इस आदमी के साथ एक कमरे में बंद होके नहीं रह सकता। वो बार बार बस दरवाजे पे नॉक किए ही जा रहा था, और वो आदमी जो कि अभी तक वैसे ही बैठा हुआ था। हाँ, उसने विंग पे अटैक ज़रूर किया था, लेकिन वो अभी तक उठ नहीं रहा था। उसके सर से बस ब्लड ही निकल रहा था। और तभी जैसे विंग की खुदा ने सुन ही ली थी, और विंग जो कि हाँ बस आंखें बंद किए उल्टा ही लेटा हुआ था। दरवाज़ा खुल चुका था और वैन चाओ एकदम से अंदर आया था। क्या हो रहा है ये सब? तुम ठीक तो हो ना? उसने विंग को पकड़ के उठाया था, लेकिन विंग तब तक भी होश हो ही चुका था। वो विंग को उठा के ले गया था, और फिर उसने उस आदमी की तरफ देख के बोला था, सर उठ जाएं, सर आपका भाई आपको लेने आया, वो आपको हर जगह तलाश कर रहा है, चलें सर, नहीं तो यहाँ पे पुलिस की रेड पड़ जाएगी। वो उस आदमी को कह रहा था, और विंग को वो उठा के अब बाहर ही लेके जा चुका था। और वो आदमी जो कि अब सर उठा के अपने भाई की तरफ देख रहा था, वो कोई और नहीं बल्कि वांगजी था, जो कि दरवाजे के बीचों बीच खड़ा अपने भाई की ऐसी हालत देख रहा था। हाँ, उसका भाई ज़ेवोजुन, जो कि ऐसे ही था ना, पागल साइको खिसका हुआ, जो कि एक बहुत कामयाब बिजनेसमैन था, लेकिन वो उतना ही बड़ा सेक्सोहॉलिक भी था, जिसे बस कोई ना कोई चाहिए होता था हर टाइम अपने साथ। और वो इतना ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट था कि अभी तक उसने शादी नहीं की थी। कोई भी तो उसे अपनी बेटी का रिश्ता देने के लिए तैयार ही नहीं था, और कौन ही एक जानवर के साथ अपनी बेटी को ब्याह देगा, या बेटे को भी। और वैसे ही वो अकेला था, और वांगजी जो कि उसे हैंडल कर कर के थक चुका था, वो उसके लिए कभी लड़कियां कभी लड़के ला के उसको देता था, ताकि वो ऐसे ही अपनी ज़रूरतें पूरी कर सके।
लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वो ऐसे क्लब में आ जाएगा, वो भी अकेले, और किसी के ऊपर हमला ही कर देगा। और वांगची ने अभी तक उस आदमी को नहीं देखा था जिसके ऊपर उसके भाई ने हमला किया था। वो वैन चाओ के साथ था और वैन चाओ उसे लेके शायद दूसरी जगह पे जा चुका था। उसने विंग को सोफे पे लिटाया था और अब वो उसके फेस पर पानी छिड़क रहा था। हाँ, अब उसे अच्छा भी तो बनना था ना। अगर विंग ने बता दिया तो उसकी नौकरी चली जाएगी और वो उस पागल आदमी के चक्कर में अपनी नौकरी और अपनी इज्जत को तो खराब नहीं करेगा ना। तुम ठीक हो ना? ये क्या हो गया तुम्हारे साथ? विंग ने आंखें खोली थी और उसके सर में दर्द ही हो रहा था। ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हें अभी मेडिसिन ला के देता हूँ। वैन चाओ ने उसे मेडिसिन दी थी और विंग को थोड़ा दर्द में अब आराम ही आ रहा था। वो चेंजिंग रूम में कैसे आ गया सर? मैंने अच्छे तरीके से दरवाज़ा लॉक किया था। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। अगर तुमने दरवाज़ा लॉक किया था तो वो नहीं आ सकता यहाँ पे। वो ज़रूर दरवाज़ा खुला रह गया होगा तभी अंदर गया है। तुम ठीक हो ना? उसने तुम्हारे साथ कुछ बुरा तो नहीं किया ना? तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। थैंक यू, मैं ठीक हूँ। वो चला गया, आप उसे पुलिस के हवाले कर दें। हम ऐसा नहीं कर सकते ना। वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और वो रेगुलरली यहाँ पे आता है और हमें अपने कस्टमर्स का ख्याल रखना पड़ता है। आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सका, लेकिन हम पुलिस को इन्वॉल्व नहीं कर सकते ना। तुम प्लीज़ प्लीज़ सर को मत बताना, नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी ना। तो आप मेरी हेल्प करने क्यों नहीं आए? मैं कितना ज़्यादा चिल्ला रहा था, मैंने इतनी बार दरवाज़ा भी नॉक किया था, आप एक बार भी मेरी हेल्प करने नहीं आए। हाँ, नहीं आ सका। तुम जानते हो यहाँ पे सारे जो रूम है वो साउंड प्रूफ हैं और अंदर से कोई भी आवाज़ बाहर नहीं आती, तो मुझे पता ही नहीं चला। उसने एकदम से झूठ ही बोला था और बेचारा विंग अब उसकी बात पे यकीन कर ही गया था। इट्स ओके, चलो अब तुम घर चले जाओ, ये लो। उसने थोड़े और पैसे विंग को दे दिए थे और अब ये 10,000 ही थे। अपना इलाज करा लेना और प्लीज़ किसी को मत बताना, मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। थैंक गॉड तुम्हारे साथ कुछ ज़्यादा गलत नहीं हुआ। तुम काम पे आओगे ना? जी, और मैं तुमसे वादा करता हूँ आइंदा से ऐसा कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। सच में मैं खुद तुम्हारा ध्यान रखूँगा। प्लीज़ तुम सर को मत बताना। उसने विंग की इतनी ज़्यादा मिन्नतें की थी कि विंग अब चुपचाप वहाँ से चला ही गया था और उसे पैसे भी तो मिल चुके थे। चलो अच्छा था, इज़्ज़त पा चुकी थी और जो चोट लगी थी उसका इलाज भी हो जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यही थी कि उसकी इज़्ज़त महफूज़ थी और इज़्ज़त है तो सब कुछ है। वो अब घर जा रहा था और मामा उसको देख के परेशान ही हो गईं। कैसे ही उसके फेस और नेक पे मार्क थे ना, जैसे किसी ने उसे काट ही डाला हो। क्या हुआ तुम्हारे साथ? कुछ नहीं, वो बस मैं आ रहा था तो एक कुत्ता मेरे पीछे पड़ गया। विंग ने झूठ ही बोला था और वो जल्दी से वॉशरूम आ गया था और फिर वो शीशे के सामने खड़ा होकर अपनी हालत देख रहा था और उसे कितना ही ज़्यादा रोना आ रहा था और वो फूट-फूट के रो पड़ा। आखिर ऐसा क्यों होता है मेरे साथ? क्या कसूर है मेरा? क्या यही कसूर है कि मैं गरीब हूँ? मेरी कोई फैमिली नहीं है, मेरा कोई बाप नहीं है, भाई नहीं है जो मुझे प्रोटेक्ट करे, कोई नहीं है मेरे पास। क्या कसूर है मेरा? और क्या खूबसूरत होना इतना बड़ा गुनाह है कि लोग जीने ही नहीं देते? क्यों ऐसे मेरे साथ होता है? अगर वो दरवाज़ा नहीं खुलता तो आज क्या हो जाता मेरे साथ? वो बस सोच-सोच के रोए जा रहा था और एकदम मामा की बाहर से आवाज़ आई, "विंग क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना?" और उसने तो अपने मुँह पे हाथ ही रख लिया था। वो नहीं चाहता था कि उसकी सिसकियाँ बाहर जाएँ और उसकी मामा मज़ीद ही परेशान हों। वो उन्हें कोई दुःख नहीं देना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि मामा जो कि पहले ही ज़िंदगी की आखिरी-आखिरी साँसें ले रही हैं, उनकी ज़िंदगी और ही कम हो जाए। उसने जल्दी से अपने मुँह पे पानी के चट्टे मारे थे और अब वो बाहर ही आ गया था और वो एकदम फेक स्माइल के साथ मामा को देख रहा था। कुछ नहीं मामा, मैं तो बस उस कुत्ते को गालियाँ दे रहा था जिसने मेरा ये हाल कर दिया। अब शायद मुझे इंजेक्शन भी लगाने पड़ेंगे, कितना ज़्यादा दर्द होगा ना। उसने जाके मामा को हग कर लिया था और अब वो नॉर्मली उनसे बातें कर रहा था। मैं ऑइंटमेंट लगा देती हूँ, ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें, तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो, मैं जानती हूँ। उन्होंने उससे वो मरहम लगा ही दिया था और अब विंग चुपचाप सोने ही वाला था। आज वो पढ़ नहीं सकेगा, वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है। उसका दिमाग सेट नहीं है और वो बिल्कुल भी अपनी पढ़ाई पे तवज्जो नहीं दे सकता। वो सो गया था और दुआ कर रहा था। आगे से वो मनहूस आदमी
कभी भी उसके सामने ना आए। और ज़ेवुजुन भी तो अब वांगजी के साथ घर आ ही चुका था। वो वैसे ही अपना सर पकड़े हुए था और वांगजी ने उसको बैंडेज भी करवा ही दी थी। गगा आपको क्या ज़रूरत थी ये सब करने की? और ये आपने क्या किया? वहाँ पे इतना बड़ा चेक ही दे आए। हाँ, दे आया मैं चेक। अच्छा किया मैंने, बहुत ज़्यादा अच्छा किया और मैं वापस भी ले लूँगा। उस कमीने वैन चाओ ने मुझसे कितनी बड़ी दगाबाजी की है, एकदम दरवाज़ा ही खोल दिया। अगर तुम नहीं आते और वो दरवाज़ा नहीं खुलता तो मैं ज़रूर उस लड़के का एक-एक बोटी नोच ही डालता। गगा प्लीज़ ऐसी बातें मत करें। तुम मेरे आगे ज़ुबान क्यों ही चला रहे हो? भूल गए तुम कौन हो? क्या औकात है तुम्हारी? जानते नहीं हो? या मैं तुम्हें याद दिलाऊं? वो अब गुस्से से वांगजी की तरफ देख रहा था और वांगजी बस चुपचाप होके अब नीचे ही बैठ गया। आई एम सॉरी। नहीं, सॉरी से कुछ नहीं होगा। तुम्हारी ज़ुबान कुछ ज़्यादा ही बढ़ रही है। तुम्हें सज़ा मिलनी चाहिए। तुम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हो लड़के, और तुम अपनी रियलिटी को भूल चुके हो। और तुम्हें याद रहना चाहिए तुम कौन हो, तुम्हारी असलियत क्या है और तुम कहाँ से बिलोंग करते हो। मैंने तुम्हें तुम्हारी माँ को अपनाया है। मैंने तुम्हें अपने बाप का नाम दिया है और इसके बदले में तुमसे कुछ नहीं मांगा, सिर्फ वफादारी। और ये तुम्हारी जो कैंची की तरह चलती हुई जुबान है, इसका बंद रहना, और कुछ नहीं। क्या कुछ नहीं करता मैं तुम्हारे लिए? बोलो, क्या नहीं करता? ज़ेवुजुन ने एकदम से वांगजी को बालों से पकड़ लिया था और वो बहुत ज़ोर से उसके बाल खींच रहा था और वांगजी ने बस आंखें आप बांधी रखी थी। हाँ, उसने गलती तो कर दी थी ना अपने भाई के आगे ज़ुबान चला के। अब सज़ा तो मिलनी थी ना उसे। आई एम सॉरी भैया, मुझे माफ़ कर दें। नो, नहीं माफ़ करूँगा मैं। तुम्हारी ऐसी बातें, तुम्हारी बदतमीज़ी मेरे दिल पे चोट करती है। और अब जब तक मैं चोट वो दर्द तुम्हें नहीं दे लेता, मुझे सुकून नहीं आएगा। आप जो चाहें कर सकते हैं, मैं तैयार हूँ। मुझे पनिश करें, मैं वाकई में बहुत बुरा हूँ। मारे मुझे, मैं यही डिज़र्व करता हूँ। वांगजी सर झुकाए बोल रहा था और उसकी आंखों से आंसू भी गिर रहे थे। और अब वो मार खाने के लिए पूरी तरह रेडी था। और ज़ेवुजुन ने पास अपना बैग निकाल ही लिया था और एक के बाद एक अब वो वांगजी को पाड़ ही रहा था। वांगजी पास वैसे ही अपनी आंखें और मुट्ठियां बंद करके उस दर्द को बर्दाश्त कर रहा था। ये दर्द उसे याद दिला रहा था कि चाहे वो कुछ भी कर ले, वो कितना ही ज़्यादा लोगों के बीच में खुद को बड़ा बना ले, लेकिन वो है कौन? वो एक नाजायज़ है जिसकी अपनी कोई इज्जत नहीं है, जो यहाँ पे सिर्फ अपने सौतेले भाई के टुकड़ों पर पाल रहा है। और वांगजी अच्छे तरीके से जानता है उसे ये पनिशमेंट उसकी ज़ुबान की वजह से नहीं बल्कि उस लड़के की वजह से मिल रही है, जो कि आज की रात उसके भाई का निशाना बनते बनते ही रह गया। और जब अच्छे तरीके से ज़ेवुजुन ने वांगजी को मार के अपना गुस्सा उतार ही लिया था, या यूं कहीं कि वो थक ही गया था, उसने वो बैल साइड पे रख दिया था। वांगजी अभी तक वैसे ही बैठा हुआ था अपने घुटनों पे। उठ जाओ आप, क्या ही करते हो? ऐसे नहीं ना किया करो। वो एकदम ऐसे बोल रहा था जैसे उसने तो कुछ किया ही नहीं। वांगजी उठ गया। उसकी बैग से तो अब ब्लड भी निकल रहा था और फिर ज़ेवुजुन ने एकदम आगे बढ़ के उसे हाथ कर लिया। तुम जानते हो ना छोटे, मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारी माँ एक नहीं है या तुम नाजायज़ हो। मैं तुम्हें अपना भाई मानता हूँ, तुम मेरे बच्चे हो ना। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मेरा प्यारे भाई हो ना तुम। प्लीज़ मेरे आगे बोला नहीं करो, मेरा गुस्सा कंट्रोल नहीं होता मुझसे। और देखो मैंने क्या ही काट डाला, तुम्हें कितनी चोट दे दी ना। वो अब देख रहा था, उसने वांगजी को हाथ किया था तो वांगजी का खून तो जैसे उसके हाथ पे भी लग चुका था। इट्स ओके भैया, मैं यही डिज़र्व करता था। नहीं नहीं, तुम रुको, अभी सब ठीक हो जाता है। उसने वांगजी को बिठा दिया था और अब वो अपने दिए हुए जख्मों पर खुद ही मरहम लगा रहा था और वांगजी बस चुपचाप ये सब सह रहा था, पहले जख्मों का दर्द और अब उन पे लगने वाले मरहम का। हाँ, वो ऐसा ही तो था ना, उसका भाई जो पहले खुद ही जख्म देता था, खुद ही मरहम लगाता था। और वांगजी कुछ नहीं कर सकता था, वो मजबूर था, उसे यहाँ रहना था। वो अपनी इस इज्जत और शान शौकत वाली ज़िंदगी को छोड़ नहीं सकता था। साहब की नज़र में उसकी माँ मिस्टर लैन की वाइफ ही थी और वो उनका जायज़ ही बेटा था।
और वो इस इज़्ज़त को बचाने के लिए अपने नाम के साथ लैन का सरनेम लगाने के लिए सब कुछ बर्दाश्त कर रहा था। सब कुछ ही करेगा वो, जो उसका भाई बोलेगा वो सब करेगा, चाहे वो सही हो या गलत हो, उसे वही करना है जो ज़ेवुजुन कहेगा। और अब ज़ेवुजुन एकदम नॉर्मल हो चुका था। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। वो कमीना उसने बहुत ज़ोर से मुझे मारा, मैं उसको छोड़ूँगा नहीं। भैया आप मुझे बताएँ कौन है वो? मैं उसको ला के आपके बेड के ऊपर डाल दूँगा, आप मुझे उसका नाम बताएँ। नाम नहीं पता मुझे उसका, लेकिन मुझे वो चाहिए। और तुम क्या सोचते हो कि अब मैं उसे अपनाऊँगा? शायद मैं पहले उसे अपना भी लेता, लेकिन अब मेरी लाइफ़ में कोई भी और मकसद नहीं है सिवाय उससे बदला लेने के। भैया आप क्या चाहते हैं? क्या करूँ मैं आपके लिए? कुछ नहीं, अभी तुम कुछ नहीं करो। नहीं भैया आप जो बोलेंगे मैं आपके लिए करूँगा। आप मुझे बताएँ कौन है वो? मैं उसको जाके ढूँढूँगा, मैं उसे जान से मार डालूँगा। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई आपके ऊपर हाथ उठाने की? नहीं, मारना तो नहीं है ना उसे। वो तुम तो जानते हो ना, हम किसी को मारते तो नहीं हैं। हम तो किसी की ज़िंदगी इतनी मुश्किल बना देते हैं कि वो खुद हमसे मौत की भीख माँगे, है ना? और अब वो पोल के हूती जैसे डेविल स्माइल के साथ हँस रहा था और वांजी पास चुपचाप उसे देख रहा था। तो आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ तुम तुम उसकी लाइफ बर्बाद कर दो। उसको मेरी ज़िंदगी में लेकर आओ। उसको इतना मजबूर कर दो कि वो खुद मेरे आगे गिड़गिड़ाए, मेरे आगे भीख मांगे। मैं ये चाहता हूँ। क्या तुम कर सकते हो मेरे लिए? बोलो, करोगे? हाँ, मैं सब करूँगा। जो आप बोलेंगे मैं सब करूँगा। आप मुझे बताएँ कैसे ढूँढूँ मैं उसे? और तब ज़ेवुजुन ने अपना मोबाइल निकाला था और अब वो उसमें से उसे विंग की वो तस्वीरें दिखा रहे थे जो कि उन्होंने ली थी। वांगजी जो कि विंग की फ़ोटोज़ देख के अब शौक ही रह गया था, जैसे वो तो अपनी जगह पे जम ही गया था। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि विंग ये सब करता होगा। वो एक नाइट क्लब में डांस करता होगा और उसने उसे क्या ही बोला था कि वो सेक्स वर्कर है। देखा तुमने? रुक गए ना तुम? एकदम तुम्हारी नज़र हट नहीं ना रही। वो कमीना है ही ऐसा कि कोई उससे नज़र हटा ही नहीं सकता। मुझे यही चाहिए वांगजी, मुझे ये चाहिए। मैं इसे बर्बाद करना चाहता हूँ। मुझे तुम ये ला के दोगे ना? बोलो, ला के दोगे ना मुझे? प्यार करते हो ना मुझे? अपने भाई के लिए करोगे ना ये सब? वो आप वांगजी से दीवानों की तरह सवाल कर रहे थे और वांगजी चुपचाप ही था। तुम बोल क्यों नहीं रहे? कहीं तुम इसे पसंद तो नहीं करने लग गए एक बार में देख के? बोलो, क्या तुम इसके आशिक हो गए हो जो तुम बोल नहीं रहे? तुम्हें अच्छा लग रहा है क्या? वो एकदम जैसे ताबड़तोड़ सवालात किए जा रहे थे और फिर वांगजी ने एकदम आंखें उठा के उन्हें देखा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम जानते हो इसे? नहीं, मैं इसे नहीं जानता। हाँ, तो ठीक है फिर, नहीं जानते तो इसे ढूँढो। ये जो है जहाँ पे है, इसे बस लेकर आओ यहाँ।